नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भाग 5 के अंतर्गत मैं आपको गत व्याख्यान के क्रम में ही बताना चाहूँगी कि नेपाल के प्रशासन में स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व है, अर्थात व्यवस्थापिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया, जैसा कि जांच आयोग है, लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में मैंने बताया कि लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसके द्वारा सरकार को परामर्श दी जाती है, विशेषकर सेवी वर्गीय प्रशासन के संबंध में। लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन के संदर्भ में नेपाल के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग अपने समस्त कार्यों का प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति द्वारा उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाए जाने का प्रावधान है। इसी संदर्भ में एक और स्वतंत्र संस्था है जो कि चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भी भारत की भांति नेपाल में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के उद्देश्य से वहां एक चुनाव आयोग गठित करने का संविधान में प्रावधान किया हुआ है। इस आयोग में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इनकी पदच्युति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही की जाती है। इसमें नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष है। संविधान द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। साथ ही नियुक्ति के समय वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस आयोग के सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, अर्थात आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा दशाएं कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी भी सदस्य के इस आयोग में कार्य के दौरान उसके वेतन और सेवा दशाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस आयोग के सदस्य को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राजकीय पदों के लिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों को अयोग्य ठहराया गया है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि चुनाव आयोग के सदस्य एक बार आयोग में नियुक्ति के पश्चात वह फिर पुनः किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर या सरकारी पद पर आसीन नहीं हो सकते, इसलिए जिससे कि इनकी निष्पक्षता और तटस्थता बनी रहे। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां। नेपाल में संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग का है। चुनाव में किसी प्रत्याशी की अयोग्यता के प्रश्न पर यह आयोग निर्णय लेता है। इस आयोग के अन्य कार्य और शक्तियों का निर्धारण कानून द्वारा तय किए जाने का प्रावधान है। अतः कहने का अभिप्राय यही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव का दायित्व प्रमुख रूप से निभाता है कि चुनाव में किसी भी प्रकार से जनता की भावनाओं का, जनता के समर्थन का अपमान न हो, अर्थात शक्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसी तरह से एक और स्वतंत्र आयोग है, स्वतंत्र संस्था है, जिसे कहा गया है
चुनाव क्षेत्र पुनर्सीमांकन आयोग। नेपाल में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव क्षेत्र पुनर्सीमांकन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, सेवा दशाएं आदि ही इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लागू होती है। चुनाव क्षेत्र पुनर्सीमांकन आयोग प्रत्येक जिले से चुनाव क्षेत्रों की संख्या निर्धारित होने के पश्चात प्रशासनिक जिलों की सीमा, भौगोलिक कारकों, जनसंख्या का घनत्व, यातायात के साधनों और सांप्रदायिक सौहार्द या स्थानीय वासियों को भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्सीमांकन का कार्य करता है। इस प्रकार नेपाल का महान्यायवादी भी अपने आप में स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी का पद उन पदों में से है जिसे संविधान में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। वह नेपाल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित समस्त मामलों पर विधि संबंधी परामर्श देना उसका प्राथमिक दायित्व है। इसके अलावा वह संविधान या किसी कानून द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों को करता है। अर्थात नेपाल का महान्यायवादी एक विधिवेत्ता होता है और समस्त नेपाल के शासन प्रशासन में प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह नेपाल के प्रशासन की एक अनूठी विशेषता है। इंग्लैंड में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत और नेपाल में वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार प्राप्त है, परंतु वह मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में नेपाल राज्य क्षेत्र के समस्त न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। वह नेपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। उसकी वही योग्यताएं होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होती है। वह प्रतिवर्ष अपने कार्यों पर आधारित एक प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था करवाता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जहाँ एक ओर नेपाल लंबे समय तक राजतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत रहा, वहीं दूसरी ओर संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करते हुए लोक कल्याणकारी शासन के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका। इस प्रकार नेपाल महान्यायवादी एक तरह से तटस्थ और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वहाँ सर्वोच्च न्यायालय है तो महान्यायवादी का क्या औचित्य है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी सरकार का एक अंग हो गई। यहाँ स्वतंत्र संस्था के रूप में न्याय के क्षेत्र में एक महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। इस प्रकार नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, जांच आयोग, चुनाव क्षेत्र पुनर्सीमांकन आयोग और नेपाल के महान्यायवादी का एक विशिष्ट भूमिका है।